अब हम शुरू एक्चुअली कर रहे हैं अपने कोर्स को, अपने फर्स्ट लेक्चर को, जो कि बेसिकली आपका कोर्स जो उनसे वो अप्लाइड फिजिक्स है। जो अप्लाइड फिजिक्स टर्म है बेसिकली ये एक ब्रॉड सेंस में आती है ना, कि आप इसमें ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं वो अप्लाइड फिजिक्स में कवर होते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, करंट्स वगैरह की, रेजिस्टेंस और इस टाइप की चीज़ें, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया है अपने उसमें जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिकली शायद आपने इसको पढ़ा भी है, तो हम थोड़ी सी उसको डिटेल के साथ करेंगे। अच्छा, ये बात है कि अब इसमें जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई किसी भी स्टेज पे या अपने कॉलेज लेवल पे, तो परेशानी की ऑफ कोर्स उनको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज़्यादा। लेकिन ये है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें आपका बैकग्राउंड नॉलेज चेक किया जाए या उसकी बेस पे हम कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो भी चीज़ इस क्लास में डिस्कस करते हैं वो ऑन द स्पॉट हम वहीं पे सारी चीज़ों को, भी अगर आपको लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप अपने कॉन्सेप्ट को, किसी आइडिया को आप मेरे साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि मुझसे आप पूछ सकते हैं और कोशिश करें कि हम लेक्चर के बाद इन चीज़ों को डिस्कस करें। मैंने पहले ही बताया था कि अभी लेक्चर होगा, आप अपने उसको ध्यान से सुने और अपने क्वेश्चन जो उनसे वो उनको आप नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम लेक्चर के फ़ौरन बाद मीट में अपना डिस्कशन सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिकली टू वर्ड्स। फर्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रो एंड सेकंड है स्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रो मीन्स आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। So electrostatics is the study of electric charges at rest. It's a branch of physics. अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो होता क्या है, नॉर्मली हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो मोशन में होते हैं, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आया इसमें ऐसी, ये पूरी एक ब्रांच है फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि जो चार्जेस हैं अगर वो रेस्ट पर भी हैं तब भी उनके पास ऐसी क्या चीज़ है कि वो इतने इम्पोर्टेंट है कि हम उनको स्टडी करते हैं और उस पर हमारा बहुत से जो फिजिकल हमारे, जैसे आप लेट्स सपोज देखेंगे आपकी प्रिंटिंग है, लेजर प्रिंटिंग है, क्या होता है कि ये चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ये किस तरह से हम इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है और कैसे है। जबकि अगर देखा जाए तो चार्जेस जो उनसे अगर कोई भी बॉडी अगर आपके पास लेट्स सपोज पड़ी हुई अगर वो रेस्ट पर होती है तो उसमें पॉइंट ऑफ स्टडी या इंटरेस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि जब दो दो चीज़ें या कोई एक उनमें से मोशन में होती है, वो आती है, उससे इंटरेक्ट करती है या कोई उनके अंदर कोलिजन होती है या वट कुछ भी, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं चार्जेस को जो कि रेस्ट पर हैं। ठीक है, ओके। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, अगर हमने पता चल गया हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कि first of all we need to know that what is electric charge. Electric charge is an intrinsic property of particles, matter particles. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें फिर दूसरी जो चीज आ जाती है थोड़ी सी जो समझिए कि दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यू नो व्हाट इज प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी चीज की जो खासियत होती है उसके पास। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले हमने बात की है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्जेस एट रेस्ट है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें हमें एक और नया लफ्ज मिलता है जो हम नॉर्मल यूज नहीं करते हैं, दैट इज व्हाट डज दिस इंट्रिंसिक मीन। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो सी होती है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच यू कैन से कि ये वो खासियत है पार्टिकल की जो उसके पास उसके अपनी वजह से होती है। ठीक है, और ये साउंडिंग से या किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक चार्ज जो सा है वो हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो इसी प्रॉपर्टी के साथ पैदा होता है, इसी के साथ वो डिस्ट्रॉय होता है, वट कुछ भी है। यानी कि आप ये प्रॉपर्टी ना उसको देते हैं ना उससे ले सकते हैं, ना ये हो सकता है कि आप कहें जी
कि एक लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, उसके पास एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, मैं इस चार्ज को इससे खत्म कर दूं, जैसे हम न्यूट्रल को भी डिस्कस करेंगे अभी, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। ना ही हो सकता है कि अगर आप एक सर्दी में उसकी मेजरमेंट करें तो कुछ और आ जाए, गर्मी में करें तो कुछ और आ जाए, अगर जमीन पे करें तो और आ जाए, अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ जाए तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ अदर थिंग्स और इट्स सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं एक्चुअली कर रही होती, ठीक है जी। तो इसकी जो एक और एग्जांपल है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, आई मस्ट से दैट इज मास। ओके, व्हाट अबाउट वेट? कैन यू डिफाइन वेट? आपने इस पे गौर करना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैथ का, मैं आपको बता रही हूँ कि मैथ इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, ये पार्टिकल की अपनी बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जो वेट है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, या आप उसको देखिए कि वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, ये आप चेक करेंगे। और अगर लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये उसकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो आप इसको थोड़ा सा इस पे गौर करें कि व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो वेट है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और मास जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ओके, जो दूसरा वर्ड है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। आप समझे इस बात को, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है, ये कोई इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी इन इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि पार्टिकल है तो पार्टिकल फिजिकल एंटिटी है ना, इसी तरह आपका मेज, अगर आप उसको किसी बड़े लेवल पर आते हैं, आपका मेज कुर्सी है, जो ये फिजिकल एंटिटीज हैं, ये फिजिकल स्टफ है आपका। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये बहुत से लोगों को होता है ना कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, या हम चार्जिंग कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है कि जो कि फिजिकल है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। जहां पे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई अगर एक चार्ज है, तो इट डजंट मीन कि यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी कहीं पड़ी हुई है, ये ऐसे ही है कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, या आप अदर सेंस में कहेंगे कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज है, ठीक है। इसकी अगर हम अपनी एक गुड एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपको दो आंखें देख रही हैं। अब दो आंखें जो होती हैं, अगर आप खुद सोचेंगे कहीं पर दो आंखें पड़ी हुई हो तो क्या वो आपको देख सकती हैं? ऑफ कोर्स इससे मुराद होता है कि आप इसको समझ जाएंगे कि आपको कोई बंदा देख रहा है, ठीक है। अब जो आंखें हैं या जो देखने की प्रॉपर्टी है, ये आंखों से सेपरेट कहीं पर आंखें पड़ी तो उनके साथ तो एसोसिएटेड नहीं है ना। ये जो प्रॉपर्टी है, ये देखना, ये या आंखें जो होती हैं, ये किसी बंदे के साथ है। तो बंदा जो होता है दैट इज योर फिजिकल एंटिटी, और उसका देखना या आंखें जो होती हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो देख रहा है। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ये कहते हैं कि अगर कहीं पर दो आंखें पड़ी हुई तो इसका मतलब है कि हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं कि वो आपको देखा, आपको चार आंखें देख रही हैं, तो आपको पता है कि सारे जो आपके पास जानदार है देखने वाले, वो दो दो आंखों वाले होते हैं, उसको पता है कि दो बंदे आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है, ये खुद फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंटिटी की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो हम लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। तो हम क्या करते हैं, हमारी चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, ये खुद नहीं है, तो हम एक्चुअली पार्टिकल को साथ में लिखते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो अगर फिर बात पूरी होती है ना इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पार्टिकल, सम फिजिकल एंटिटी। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो नॉर्मली होता है बच्चे इसको पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज को भी एक फिजिकल एंटिटी के सेंस में लेके उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास हमारी एक अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। इसकी हमने एक एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है जी। ये हमने अलग से एक्सपेरिमेंटेशन अपने किसी एक्सपेरिमेंट से इसको फाइंड आउट किया है। इसके अलावा जो हमने देखा है कि हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। आपके पास कितने चार्जेस की टाइप्स होती हैं? दो, एक हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और एक हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। सिर्फ दो ही आपके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या दो चार्जेस होते हैं, ठीक है।
अब हम देखें कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है, वो प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पार्टिकल हमारे पास कहाँ से आते हैं। तो आपको याद होगा कि आपने एक पढ़ते हैं, आप एटम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हम एटम किसको कहते हैं, क्या चीज़ होती है हमारे पास। आपके पास जितना भी मटीरियल है ना आपके इर्द-गिर्द, वो मेज़, कुर्सी, इवन बंदा इटसेल्फ हो जाए, ये सारे के सारे है। जैसे आप एक घर बनाते हैं, कोई दीवार बनाते हैं, तो उसका जो हम कहते हैं कि अब आप बताएँ कि इसका यूनिट क्या है ना, फंडामेंटल यूनिट उसका क्या है कि किससे मिलके ऐसी कोई चीज़ जिसके रिपीटेडली मिलने से आपकी कोई दूसरी बड़ी चीज़ बन जाती है। तो दीवार आपकी बनती है ईंटों से। ईंट से ईंट आप मिलाते चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो जी, ये हमारे पास दीवार जो बन रही है, इसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ योर ब्रिक, वो ईंट है कि आप ईंटों से मिला के बनाते हैं। इसी तरह जो मैटर है आपके पास, ठीक है? अब ईंट के भी आप अंदर चले जाएँ कि ईंट किस मटीरियल से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, या आप ह्यूमन बीइंग्स की क्यों ना बात करें। तो ये इन सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जिनके रिपीटेडली जुड़ने से, ठीक है? आप समझें कि ये आपके एटम है, जुड़ते चले गए, एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पे मेरे पास इतना करीब से बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो करते जा रहे हैं, तो इनसे आपके पास कोई चीज़ बनती है। तो एटम जौन-सा है वो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे मिलके हमारा जो सारा मैटर आपके इर्द-गिर्द है, वो बनता है। और इस एटम को अगर याद हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग, बाज़ लोगों ने कहा कि हमने फिज़िक्स नहीं पढ़ी हुई है 9th-10th में, तो उन्होंने एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है? उसमें एटलीस्ट एटम की जो डिस्कशन है वो ज़रूर आती है कि एटम क्या होता है, ठीक है? और जो हम ये कहें कि हमारे पास इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो हम लेते हैं जी हमारे पास एक दरमियान में एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? और न्यूक्लियस पे कौन-सा चार्ज होता है? पॉज़िटिव चार्ज होता है, ठीक है? और इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द हम ये बनाते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं फर्स्ट शेल में, और बाहर वाले शेल में हमारे पास कुछ और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? ये आपके पास एटम की एक, और इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन सब के ऊपर मैं नेगेटिव ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है? और मैंने कहा कि आपका जो न्यूक्लियस है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? वो न्यूट्रल टाइप होती है पार्टिकल्स की। और जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपके न्यूक्लियस को जो चार्ज मिलता है वो बिकॉज़ ऑफ प्रोटॉन्स मिलता है, ठीक है जी? और आपको ये भी थोड़ा-सा, अगर आप अपने दिमाग पे ज़ोर डालें तो आपको याद होगा कि एटम पे कौन-सा चार्ज होता है, ठीक है? आपने इस बारे में मुझे बताना है या सोचना है कि एटम पे चार्ज कौन-सा होता है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? अगर आप अपने मटेरियल्स को देखें, आपके पास जो मटेरियल है या आप खुद हैं, आप पे कौन-सा चार्ज होता है, या आपके पास जो कुर्सी मेज़ है, उन पे कौन-सा चार्ज होता है? ठीक है? तो उसी जो एटम का चार्ज होगा, ऑफ कोर्स अगर वो एटम से एक चीज़, जैसे आपने न्यूक्लियस की एग्ज़ाम्पल देखी, न्यूक्लियस किससे मिलके बना है? न्यूट्रॉन से, चूँकि उसपे तो चार्ज नहीं होता, हम इसको फॉर द मोमेंट छोड़ देते हैं। प्रोटॉन से मिलके बनता है, प्रोटॉन पे पॉज़िटिव चार्ज होता है। जितना प्रोटॉन पे पॉज़िटिव चार्ज होगा, वही आपके न्यूक्लियस का चार्ज हो जाता है, ठीक है? इसका ये मतलब है कि एटम पे जो चार्ज होगा, वही आपके मटेरियल पे चार्ज होगा। तो बेसिकली आपके सारे मटेरियल जो उनसे हैं, वो बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज़ योर एटम इज़ अ न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है, उसकी रीज़न क्या है कि उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इट कैरीज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है, लेट्स सपोज़ कि आपके पास एक एटम में 4 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है? और इसका ये मतलब है कि आपके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? और ये जो चीज़ है आपके पास, एक किसी एटम के अंदर जितने आपके प्रोटॉन होते हैं, उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये एटम तब बनता है। अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो एटम नहीं होता। एटम के लिए आपके पास एक जो समझे कि आपकी कंडीशन है, फंडामेंटल कंडीशन है, दैट इज इट कैरीज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो अब ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, जब वो बराबर हो जाते हैं तो एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब इससे लोग क्या लेते हैं जी, एटम पे कौन सा चार्ज होता है, एटम के पास कौन सा चार्ज है, जीरो चार्ज है। एक्चुअली जीरो चार्ज नहीं होता है। अगर आप देखें तो एटम जो होता है उस पर नेट चार्ज जीरो होता है।
नेट क्या होता है जब आप रिजल्टेंट लेते हैं। अदरवाइज आप देखें तो एटम के अंदर आप बड़े एलिमेंट्स की तरफ चले जाएं तो बहुत ज्यादा चार्ज भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एटम के पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब बात को समझे कि ये जो न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन्स है, ये उसका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसका नेगेटिव चार्ज है। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन जो इसका नेट है, यानी कि जब आप इनको ऐड करते हैं तो जो उसका नेट या उसका जो रिजल्टेंट या टोटल चार्ज जो सा होता है एटम पे, वो क्या हो जाता है, वो जीरो होता है। तो इस वजह से एटम इज टर्म्ड एज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके पास ढेर सारा चार्ज मौजूद होता है, नेट चार्ज जो सा होता है उसके ऊपर वो जीरो हो जाता है। हमारे हमने क्या किस तरह से एटम को डिस्क्राइब किया कि एटम आपका वो पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है। पहले तो होता था कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने बुक में पढ़ी होगी कि ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इससे ये इंडिविजिबल होता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये हमारी बड़ी ओल्ड एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद हमें पता चला कि नहीं भाई, एटम जो था, एटम का मतलब एक्चुअली इंडिविजिबल था, कि ये मजीद डिवाइड होता है ताकि आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो आपको पता चला कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने सोचा शायद ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होते। लेकिन फिर हमने जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज की, हमारे पास इक्विपमेंट बेटर हुआ, तो हमें ये पता चला कि प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन इज फॉर श्योर इज द फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन जो आपका प्रोटॉन है, इसके अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन जो है क्वार्क से मिलकर बनता है। ठीक है, सो प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। ये एक अलग से हम एटम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन, अगर आपको आपकी चीज़ों को पिछली चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए थी। अब हमने जो एटम के बारे में चार्ज, हम इंटरेस्टेड चार्जेस में। एक्चुअली चार्जेस के हवाले से जो हमने डिस्कशन की वो ये है कि एटम वो पार्टिकल है जिसके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर उसमें सेम होता है। दैट्स व्हाई इट्स नेट चार्ज इज जीरो। वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो हमारे पास पहले थे 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, 4 प्लस मैं इसको कर देती हूँ, और इक्वल नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी थे, तो ये हमारा एटम बन गया। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन है हमारे पास, लेट्स सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दूँ। डिफरेंट वेज हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के। बस आपने एक उससे क्या कर लिया, ग्रैब करिए एक इलेक्ट्रॉन को, आपने वहां से उससे ले लिया है एटम से। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास सिचुएशन, दैट इज 4p प्लस इज इक्वल टू 4, सॉरी क्या हो जाएगा, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट बचा, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब चार्ज की क्या सिचुएशन है, प्लस आपका चार्ज कितना है 4, और आपके पास नेगेटिव चार्ज कितना है, दैट इज 3। तो अब क्या चार्ज बचेगा, अब नेट चार्ज क्या होगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू ऐड देम। अब आप उनको करेंगे, जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, +1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं काम करूं कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है कि मैं, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं एक जो है प्रोटॉन है उसको रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्रोटॉन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज और एक, सॉरी इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, इक्वल की बजाय यहाँ पे एक्चुअली 2 डिफरेंट साइड हैं। इक्वालिटी जो है वो पहले में तो होल्ड करती है, उसके बाद एक्चुअली नहीं करती है। और अगर मैं अब ये कहूँ कि मैं इसको लेट्स सपोज प्लस कर देती हूँ टू नो द नेट चार्ज, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये प्लस जब आप करते हैं तो मेरे पास ये आंसर। जस्ट मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन के हम किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। जब आप यहाँ पर भी नेट चार्ज को डिस्कस करना चाह रहे थे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस है प्लस 4 नेगेटिव है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है आपको कि आपके पास यहाँ पर अगर आप चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन के नंबर को डिस्टर्ब कर दें, तो एटम जो सा था, जो पहले ऐसी एक एंटिटी थी जिस पर जो कि न्यूट्रल थी, तब आपके पास एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, एक में आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो आप क्या कहते हैं, एक को आप पॉजिटिव आयन कहते हैं और दूसरे को आप क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन।
बात समझ रहे हैं आप कि अब अगर आप पार्टिकल्स पे आपके पास एटम जो सा पहले एक एंटिटी थी, अगर उस पर कोई चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, इट इज नो मोर एन एटम, इट बिकम आयन। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव आयन, चूंकि आपके पास दो वे हैं कि आप प्रोटॉन को रिमूव कर दें या इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, तो आपके पास पॉजिटिव आयन आ जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि हम क्या करते हैं आयन के केस में, अगर यही जो सिचुएशन है आपकी, लेट्स सपोज ये वाला जो काम है, इसको मैं अगर और एक और तरह से करूं, उसको आप देखें कि यहाँ पे पहले आपके पास थे 4p पॉजिटिव, मेरे पास ये भी तो ऑप्शन, और इसका मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पहले 4 थे। अब मैं क्या करती हूँ नेट चार्ज के लिए, अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो वही रहने देती हूँ। व्हाट अबाउट कि अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कर दूँ, तो क्या होगा, 4 आपके पास प्लस है, माइनस प्लस आपके पास 5 आपके पिता आंसर -1। देखें कि ये -1 और यहाँ पर भी आपके पास -1 आया था। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास दो बेस हैं। एक्चुअली जो प्रोटॉन होता है ना बच्चे, वो होता है न्यूक्लियस का पार्ट। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी डिस्कशन करेंगे, इसमें हम प्रोटॉन को नहीं छोड़ेंगे। होता यह है कि प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होता है, उसके पास अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और दूसरी बात जो होती है, जब आप पार्टिकल्स को एनर्जी देना शुरू करते हैं या उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो इसका ये वो यूं नहीं है कि आप डायरेक्ट जाएं, को दरवाजा खोल कर प्रोटॉन को निकाल के ले आए, या आप कहीं पर डायरेक्ट जाएं और इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर आ जाएं। ऐसा नहीं होता। होता क्या कि आपको पहले बारी बारी एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव करते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो हमारा जो काम है वो थोड़ी एनर्जी से, क्योंकि वो आउटर शेल में होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर कितनी सी उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, और बेसिकली हम होते भी सरफेस इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम प्रोटॉन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि नंबर ऑफ, अगर हमने प्रोटॉन के साथ जो काम करना था, वो सेम काम हमारे पास इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या एडिशन से हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे नेगेटिव चाहिए है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देती हूँ। और अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए है तो मैं उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हूँ, कम कर देती हूँ। ठीक है, ये दो वेज हैं आयंस बनाने। दोनों केस में हमारे पास एटम नहीं बचता, हमारे पास क्या बच जाता है, आयंस बच जाते हैं, क्योंकि देयर आर टू वेज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन और टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करते हैं कि अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो उसके पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो हम इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को अटेन करते हैं विदाउट टचिंग प्रोटॉन। ठीक है जी, हमारी सारी जो ये डिस्कशन जाएगी, इसमें हम मोस्टली बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स के इन एंड आउट को। ठीक है, और अगर हमने पहले बात की न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, अगर हम ये यहाँ पे मैंने ये जो पिक्चर बनाई, तो इसमें ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि एटम के पास न्यूट्रॉन्स भी तो होते हैं ना बच्चे। न्यूट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि आपका जो न्यूट्रॉन है दैट इज न्यूट्रल, और हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में उन पार्टिकल्स में इंटरेस्टेड हैं जिन पे चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमने कुछ और करना हो, देखना हो, इनकी फोर्सेस इनके दरमियान में देखनी हो, इनके अट्रैक्शन या रिपल्शन देखनी हो, तब इसमें और चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपने उनकी अट्रैक्शन देखनी हो या उनके बारे में आपने दूसरी चीज़ देखनी हो, तो आप उसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास वे होता है वो ये है कि जो चार्जेस होते हैं, जिसको अभी तक हमने शायद डिस्कस नहीं किया, आपको याद होगा एक एग्जांपल, अगर मैं इनकी एक और प्रॉपर्टी की बात करना चाह रही हूँ इस वक्त, कि आप एक एक्सपेरिमेंट करते थे, आई डोंट नो कि सब लोगों ने उसको देखा कि नहीं देखा, कि आप एक अपने पास एक ग्लास रॉड लेकर आते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसको आप फिक्स कर देते हैं किसी चीज़ के साथ जो कि चार्ज में कंडक्शन ना करती हो। इसके पास आप एक और रॉड लेकर आते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है, ये चार्ज चूंकि फ्रीली हैंगिंग होता है, तो इसको आप लेकर, तो ये चार्ज जो होता है ये दूर को मूव कर जाता है, इस वाली से ये दूर हट जाता है। ठीक है, और इसी तरह से हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसी वाली ग्लास रॉड के पास आप एक लेकर आ जाएं अपना दूसरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और आप इसके पास एक प्लास्टिक रॉड लेकर आ जाएं जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। ये प्लास्टिक है और ये आपका ग्लास। ठीक है जी,
ओके, तो क्या करते हैं कि ये एक दूसरे की तरफ, ये वाली जो चीज़ है ये इसके करीब आ जाती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो अगर सेम हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और बनाऊं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको ये चीजें मूव कर दूं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव चार्ज बना लें, नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। वेयर एज अगर आप यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाएं और एक नेगेटिव चार्ज बनाएं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। ये चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी है, ये हम उनको फोर्स नहीं करते हैं कि वो इसको अट्रैक्ट करें, इसको रिपेल करें, ये करें। हमने ये चीज़ें, बच्चे हम यहाँ पे कुछ चीज़ें नई बना नहीं रहे हैं। ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नया नहीं बना रहे हैं कि मैंने ऐसा बनाया या किसी और साइंटिस्ट ने ऐसा बनाया, ऐसा नहीं है। हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं वो क्या करती हैं, उनमें किस तरह से आपका जो चार्ज है वो बिहेव करता है। तो जो चार्जेस हैं, जो सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने नेचर में इन चीज़ को ऑब्जर्व किया है, और जो बाकी इनकी प्रॉपर्टीज है, जो ये काम करते हैं, वो भी इनकी इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये जो इनका अट्रैक्शन और रिपल्शन है, दैट इज काइंड ऑफ फोर्स, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमने इसको किया ना, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम इसको नाम देते हैं। ओके, अब अगर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, हो सकता है आपके जहन में भी आ रहा हो, कि अगर आप देखिए कि एटम तो बनता है कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज कौन सा, ये जो मैंने इधर बनाया है, या मैं यहाँ लिख दूं, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इन सारे नेगेटिव को बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जितना आपके पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस वजह से एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब अगर आप दूसरा थोड़ा सा गौर करें कि जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे सारा का सारा आपका पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो आपको नहीं लगता इस पॉजिटिव चार्ज को एक अपने आप, मतलब जो चार पार्टिकल हैं, इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। आपके पास बहुत बड़े बड़े एटम भी होते हैं, ठीक है, अगर आप यूरेनियम का एटम देखें तो आप देखें कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो हम कहते हैं कि चूंकि एक बड़ा एरिया उन्होंने लिया हुआ होता है, हो सकता है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसी वजह से दूर दूर पड़े हुए हैं, हम ये भी इनके अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर तो सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इन पार्टिकल को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, ठीक है, तो फिर तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन नेचर में आपके पास न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में आप सोचेंगे, थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस किस तरह से सर्वाइव करता है। एक हम कहते हैं जो एटम होता है ना, उसके अंदर मोस्टली जो जगह है वो एम्प्टी होती है, ठीक है, और कहीं कहीं पे आपके उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो सारा उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत स्मॉल मैथ के होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। उसका मैथ जो है एटम का, या आप समझिए कि उसका जो टोटल चार्ज है वो एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि हमें एक फंडामेंटल हमारे पास है, लॉज तो कहीं नहीं बदलते ना, कि जो सेम पार्टिकल हैं दे मस्ट रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे जितने ज्यादा चार्जेस होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा उनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, और न्यूक्लियस को एक छोटी सी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एटम की पिक्चर है जो आपके सामने है, तो इसको आप स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस में आपके पास जो पार्टिकल हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, हमने ये चीज़ें स्टडी कर ली कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास प्रोटॉन्स हैं। अब हम इसकी बेस पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपकी जगह आपके पास मौजूद होते हैं, हम उनकी बेस पे उनको चेक करते हैं, स्टडी करते हैं कि हम मटेरियल को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है, दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, बेसिकली ये कंडक्शन को अलाउ करते हैं। इनमें जो एग्जांपल आपकी आती है वो मेटल्स आती है। आपको पता है कि अगर आपने बिजली का कोई काम करना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के करीब आप कोई ऐसे कोई उसे कर रहे हैं, अपने जो आपके आउटलेट्स वगैरह हैं, तो वहां पे आप मेटल को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब अगर ये तो इसकी एक एग्जांपल होगी। अब आप इसको थोड़ा सा सोच सकते हैं, या ये आप मुझे बताएंगे कि आपके पास अगर मैं और एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जो कि एक मिनट में यहाँ से कलर चेंज करना चाह रही हूँ। ओके,
ह्यूमन के बारे में, एनिमल्स और अर्थ, ये क्या होते हैं? ये कंडक्टर होते हैं? क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए? इसी तरह से क्या आप सोच सकते हैं कि जो ह्यूमन है, एनिमल है या अर्थ है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं? अगर आपको मेरी शुरुआत थोड़ी सी डिस्कशन याद हो तो मैंने इस चीज़ का थोड़ा-सा हिंट दिया था, ठीक है? तो ये आप इसको बताएँगे कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, अदर एग्ज़ाम्पल्स कौन-सी हैं? वो सिल्वर है, कॉपर है, ब्रॉस है, स्टील है और एल्यूमीनियम है। इसके अलावा भी हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, जो अब हमने अपने जो चीज़ें यूज़ करनी थी, जो हमारे पास हम अपने नॉर्मल यूज़ में, कैजुअल यूज़ में या बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए जहाँ पे इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है, मटेरियल का हमें ज़्यादा सा चाहिए हो, तो वहाँ पे हम एक्सपेंसिव मटेरियल की तरफ नहीं जाते, जैसे सिल्वर हो गया। अब सिल्वर को हम इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम कॉपर ब्रास वगैरह यूज़ करते हैं। ये कंपैरेटिवली हमें क्या पड़ता है, चीप होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड, तो हम इसको यहाँ पे अपनी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमने छोटे सिस्टम्स बनाने हो, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने हो, वहाँ पे आप गोल्ड को भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास मर्करी जोन-सा एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है लिक्विड कंडक्टर की। मर्करी भी कंडक्ट करता है, ठीक है जी? तो उसकी वजह से आप मुख्य जगहों पे आप अपने मर्करी को देख सकते हैं, इसका यूज़ जोन-सा है वो लिक्विड उसमें होता है। गैसेज़ जोन-सी होती हैं, ये हो गया आपका सॉलिड, सॉलिड में आपका मेटल आ गया, आपके पास सिल्वर हमने डिस्कस किया, इस तरह से एल्यूमीनियम वगैरह को हमने डिस्कस किया। लिक्विड में हमने मरकरी को हमने डिस्कस कर लिया और इसी तरह से जो गैसेज़ हैं, गैसेज़ बचे उसमें जो कि पार्टिकल्स आपको पता होते हैं वो बहुत दूर-दूर होते हैं एक-दूसरे से, एटम्स जो होते हैं। तो गैसेज़ आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से होता है कि कहीं पे अगर कोई बिजली की तार पड़ी हुई है, अगर आप उससे कुछ किसी हद तक ख़ास फासले पे बैठे हुए हैं, तो आप उससे एक महफूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप करीब हों तो वो खतरनाक हो सकता है। वो जो आपके एयर के होते हैं ना, फिर वो आयनाइज़ होके तो वो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हम फॉर द मोमेंट हम ये कहते हैं कि गैसेज़ आर नॉट गुड कंडक्टर्स, ठीक है जी? अब तो ये तो वो एग्जांपल हो गई, कंडक्टर इज एन एग्जांपल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव और दे कैन कंडक्ट। इसकी जो अपोजिट चीज आती है दैट इज इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि वो मटेरियल जो रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, या आप समझे कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, दीज आर टर्म्ड एज इंसुलेटर्स, ठीक है? अब आप अगर इसकी एग्जांपल दें, एक तो वुड हो गया या प्लास्टिक हो गया, आप इसकी फर्दर एग्जांपल भी अपने पास लिखेंगे, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। आप ढूंढेंगे कि इंसुलेटर्स की और कौन-कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, कौन-कौन से आपके ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि जिनको आप इंसुलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी? अब कंडक्टर एक एक्सट्रीम हो गया, सेमीकंडक्टर दूसरी एक्सट्रीम हो जाता है, इनके दरमियान में भी कुछ मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं दैट आर टर्म्ड एज सेमीकंडक्टर्स। ये क्या करते हैं कि अगर आप सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पे हो, अराउंड 0 केल्विन हो, तो आप क्या करते हैं, तो वहाँ पर ये एज़ एन इंसुलेटर काम करते हैं, और जब आप इन्हीं मटेरियल को आप लेकर आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये काम करते हैं आपके पास एज़ अ सेमीकंडक्टर, एज़ अ कंडक्टर काम करते हैं, इसलिए हम इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं कि किसी एक टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर्स होते हैं और रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। इनकी एग्जांपल में जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ठीक है जी? इसी तरह एक और टाइप भी होती है कि आप ऐसे मटेरियल्स को बनाने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, वो मटेरियल जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट होती है। मीन्स कि उनके जो एटम्स हैं या वो पार्टिकल्स हैं, उनको फ्लो में ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। जैसे यही होता है ना, आप इनपुट पे कुछ देते हैं, आपको आउटपुट पे कुछ मिलता है, तो जो कुछ थोड़ी ज़्यादा पार्टिकल के अंदर अपनी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? लेकिन वो कंडक्ट करते हैं विद सर्टेन रेजिस्टेंस, तो वो कंडक्टर हो जाते हैं। जहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, जिस रेजिस्टेंस को यू कैन नॉट कवर, आप उसको ओवरकम ना कर सकें, तो वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है? और जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी नॉर्मल उस पर होती है, वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, इसमें आपकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है और रेजिस्टेंस आपकी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ठीक है जी? ये जस्ट एक डिस्कशन है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ या पार्टिकल के साथ की जाती है कि आप किस तरह से अपने इर्द गिर्द जो मटेरियल एग्जिस्ट करता है उनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है जी? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को आप उस पे करते हैं। तो ये इसकी डिस्कशन हो गई है।